नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम की इस वीडियो सीरीज में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 2 जो कि सेलुलर कॉन्सेप्ट पे बेस है डिस्कस करेंगे, जो कि सीक्वेंस में लेक्चर नंबर 9 होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग सेलुलर कॉन्सेप्ट में कैपेसिटी ऑफ सेल डिस्कस करेंगे, फ्रीक्वेंसी के रीयूज का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो देखेंगे, फिर इंटरफेरेंस क्या होता है, उसमें को चैनल और एडजेसेंट चैनल के द्वारा इंटरफेरेंस कैसे आता है, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। साथ में पावर कंट्रोल फॉर रिड्यूसिंग इंटरफेरेंस को मैनेज करने के लिए हम कैसे पावर कंट्रोल करेंगे वो देखेंगे। फिर कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ सेलुलर नेटवर्क्स प्लानिंग से रिलेटेड, जैसे कवरेज प्लानिंग हो गया, कैपेसिटी प्लानिंग हो गया, सेल स्प्लिटिंग एंड सेक्टरिंग, ये सब बेसिकली जो आपका क्लस्टर में कई सारे सेल्स होते हैं उनके मैनेजमेंट पे बेस्ड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग सेलुलर कॉन्सेप्ट का, जैसे हम लोग लास्ट टर्न पे डिस्कस किए थे, तो कुछ बेसिक पॉइंट और यहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली सेलुलर कॉन्सेप्ट जो है वो बेल लेबोरेटरीज के द्वारा 1971 में जो है वो ज्योग्राफिक सर्विस डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सेल को के कॉन्सेप्ट पे जो है वो क्रिएट किया गया। ठीक है, इसमें नेबरिंग सेल्स डू नॉट यूज सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज टू प्रिवेंट इंटरफियरेंस। ठीक है, जैसा हमने लास्ट टाइम पे देखा था कि हर एक सेल का अपना एक पर्टिकुलर जो है स्पेक्ट्रम बैंड होता था और उसको कुछ पर्टिकुलर जो है वो फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड की जाती थी जिसमें उसकी पूरी सेल की परफॉर्मेंस होती थी। ठीक है, इसमें हम राइट हैंड पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक क्लस्टर का जो है वो पिक्चर है, जिसमें अगर हम एक स्मॉल क्लस्टर की बात करें जो कि 7 सेल्स से मिलके बना है, तो एक सेंटर में सेल है जो हेक्सागोनल शेप में है, उसके 6 सेल्स जो है उसके अराउंड है। तो ये एक आपका स्मॉल क्लस्टर है। ठीक है, अब इस क्लस्टर में बेसिकली क्या करते हैं, हमने डिफरेंट डिफरेंट कलर को यूज करके समझाने का प्रयास किया है कि जो पर्टिकुलर एक सेल होगा किसी क्लस्टर का, उसकी अपने कुछ अलग फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होंगे और उसके जो नेबरिंग सेल्स होंगे वो उनकी जो है वो अलग फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पे काम कर रहे होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी आपस में सेम नहीं होगी। बट जो इसके नेबरिंग क्लस्टर्स हो सकते हैं, उस क्लस्टर में पॉसिबिलिटी है कि सेम फ्रीक्वेंसी को हम फिर से यूज कर सकते हैं। जैसे सेंट्रल एलिमेंट में देखें कि इस 3 जो हमने क्लस्टर्स लिए हैं उसमें आपकी जो है वो 3 स्मॉल सेल्स, ठीक है, ये सेम फ्रीक्वेंसी है जिनका कलर जो कि सेम है। ठीक है, तो इसी में आगे हम लोग देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी रीयूज का क्या कॉन्सेप्ट होता है और फ्रीक्वेंसी रीयूज के द्वारा कैसे हम किसी स्पेक्ट्रम को जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है चैनल्स उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं और नंबर ऑफ यूजर को जो इनहेंस करके हम टोटल अपने नेटवर्क की कैपेसिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसी में कुछ आगे सीखते हैं सेलुलर कॉन्सेप्ट में। तो सेलुलर कॉन्सेप्ट का बेसिकली जब हमारे पास आइडिया आया तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो भी हमें जानने चाहिए। तो व्हाई नॉट अ लार्ज रेडियो टावर एंड लार्ज सर्विस एरिया। ठीक है, बेसिकली सबसे पहली समस्या ये आई, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि ये डिस्कस कर रहे थे कि बहुत हाइट पे हम टावर को इंस्टॉल करते थे और नंबर ऑफ हमारी रेंज बढ़ जाती थी, एरिया कवरेज जो है बढ़ जाता था क्योंकि किसी पर्टिकुलर बेस स्टेशन का। बट समस्या वहां क्या आई कि जैसे जितना हम जो है वो छोटा जो है वो अपना सेल का साइज रखेंगे, नंबर ऑफ जो यूजर की कनेक्टिविटी संभव है उस पर्टिकुलर सेल के साथ वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी रीयूज करने के ऑप्शंस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मोबाइल हैंडसेट वुड हैव ग्रेटर पावर रिक्वायरमेंट, सेल कॉन्सेप्ट स्मॉल सेल्स विद फ्रीक्वेंसी रीयूज। ठीक है, यहीं पे क्या है कि जैसे अब आप शहरों में देख रहे होंगे कि जगह जगह आपको 1 से 2 किलोमीटर पे जो आपको मोबाइल के टावर्स दिख जाते हैं। बट अगर हम किसी रूरल एरिया की बात करते हैं तो नियर अबाउट 5 to 10 किलोमीटर के रेडियस में हो सकता है एक कोई मोबाइल टावर लगा हो और उसी से आप कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में होता क्या है
कि जब सिग्नल आपका वीक होगा तो आपकी मोबाइल की जो बैकअप होगा वो भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिग्नल को किसी नेटवर्क से जुड़े रहने के कारण जो पावर की रिक्वायरमेंट होगी वो अधिक होगी। ठीक है, तो हमारा मेन जो अब मॉडर्न जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें जो हमारा टारगेट होता है कि हम सेल एरिया को छोटा साइज का रखें, ताकि उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी नंबर ऑफ जो हमारे यूजर्स हैं उनको इजीली हम फैसिलिटी दे पाए। साथ ही साथ उस सेल से जो हमारी नेबरिंग सेल्स हैं उनको हम फ्रीक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट यूज करके सेम स्पेक्ट्रम को शेयर करने का भी कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि लोअर पावर हैंडसेट की जरूरत होती है। ठीक है, आपका जो मोबाइल सेट होगा एक बार आप चार्ज करेंगे तो काफी देर तक जो है वो चार्ज करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इंक्रीजेस सिस्टम कैपेबिलिटी विद फ्रीक्वेंसी रीयूज। ठीक है, जैसे हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो जो स्पेक्ट्रम है हम उसको शेयर कर पाएंगे नेबरिंग क्लस्टर्स के साथ। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, जो नंबर ऑफ यूजर्स होंगे किसी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में वो इनहेंस हो जाएंगे और हमारी जो कस्टमर या सर्विस यूजर की जो डेंसिटी है वो किसी पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए हाई हो जाएगी। ठीक है, ड्रॉबैक क्या है इसके, अब जैसे जैसे हमने सेल का साइज रिड्यूस किया, जब भी हम एक सेल से दूसरे सेल में मूव करते हैं तो आपने देखा होगा हैंड्स ऑफ वगैरह की प्रक्रिया होती है, तो नंबर ऑफ हैंड्स ऑफ क्या होंगे, किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही हम अपने एक पर्टिकुलर छोटे एरिया का जो सेल है उससे बाहर निकलेंगे, दूसरे सेल के कवरेज में जाएंगे, हैंड्स ऑफ और कॉल ट्रांसफर की सारी प्रक्रिया फिर से फॉलो होगी। तो इस तरह से क्या होगी, वर्किंग कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी हमारे सिस्टम की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, सेल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांसमीटर रिसीवर जिसको हम ट्रांसपॉन्डर्स के नाम से जानते हैं, और पूरा हमको एंटीना का सेटअप, कई सारे एंटीना लगाने पड़ेंगे जैसे जैसे हम नेटवर्क की डेंसिटी क्रिएट करेंगे। ठीक है, नीड टू ट्रैक यूजर टू रूट इनकमिंग कॉल एंड मैसेजेस। ठीक है, तो है क्या कि किसी जब भी हम किसी सिस्टम में नंबर ऑफ यूजर इनहेंस करेंगे, ठीक है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर जाएगी, यूजर को उसका रूट जो होगा वो ट्रैक करते रहना होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो हमारे नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, और हो सकता है कि एक सेल का जो बीटीएस का एक नेटवर्क है उसमें किसी बगल वाले एडजेस्टिंग नेटवर्क का भी जो है वो सिग्नल्स प्रेजेंट हो। ठीक है, तो वहीं पे कई सारी जो है वो आपका कॉल जो है वो मिस हो जाता है या गलत कॉल कनेक्ट हो जाते हैं अगर सेम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है पास पास की सेलों में हम यूज कर लें, तो ये सारे इसके ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, बट एडवांटेजेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि हम नंबर ऑफ यूजर क्या होता है बढ़ा पाते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम मोबाइल सेट यूज करते हैं तो हमने देखा है हमारी जो स्टडीज बहुत सारी जो रिसर्च आए, ये देखा गया कि हम लोकल लेवल पे अपनी कॉल ज्यादा करते हैं। ठीक है, एज कंपेयर टू जैसे हम स्टडी नेटवर्क यूज करते हैं या रोमिंग में कॉल करते हैं, तो उसके कंपैरिजन में हमारी जो कॉल का रेशियो लोकल लेवल पे होता है वो अधिक होता है। तो हम यहाँ पे अगर सेल स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके मैक्रो लेवल जो हमारा क्लस्टरिंग थी उसको माइक्रो लेवल में कन्वर्ट कर दें तो हमारी क्या होगी, नेटवर्क की इफिशियंसी क्या होगी, इनहेंस हो जाएगी। ठीक है, फिर अब एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि जैसे कोई हमारा नेटवर्क है, ठीक है, तो हम उसमें मानते हैं कि टी जो है वो टोटल नंबर ऑफ ड्यूप्लेक्स चैनल हैं। ड्यूप्लेक्स चैनल क्या होते हैं? ऐसे चैनल जिसमें ट्रांसमिशन और रिसेप्शन एक समय में संभव होता है, ऐसे चैनल्स को हम ड्यूप्लेक्स चैनल कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पहले जमाने में देखा हो कि एक समय में एक व्यक्ति बोल पाता, एक व्यक्ति मैसेज को ट्रांसमिट करेगा, दूसरा उसको सुनेगा, और जब दूसरा बोल रहा होगा तो पहला सुनेगा। मतलब क्या है, वो सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो है डुप्लेक्स चैनल है, हम एक समय में जो है वो ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो हमने ये माना कि किसी जो है वो टोटल हमारे पास जो सर है, आवाज टोटल जो हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ डुप्लेक्स चैनल हैं वो टी हैं, और के सेल्स जो है वो क्या है, साइज ऑफ द क्लस्टर। ठीक है, अब साइज ऑफ द क्लस्टर की हम बात करते हैं तो किसी एक क्लस्टर में कितनी नंबर ऑफ सेल्स यूज कर रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं,
क्लस्टर साइज कहते हैं, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। और बेसिकली ये 4 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, मतलब इनके कुछ यूनिक नंबर हैं और ये किस पे डिपेंड करता है अभी इसको आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। और एन क्या है, एन जो है होता है टी बाई के, मतलब नंबर ऑफ चैनल्स पर सेल। अगर हमको ये पता है कि टोटल हमारे पास डुप्लेक्स सेल्स किसी क्लस्टर के लिए कितना है और कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं किसी क्लस्टर में, तो हम टोटल नंबर को अगर नंबर ऑफ सेल से डिवाइड कर दें तो हमको क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ चैनल, हर एक सेल के साथ कितना जो है वो चैनल कनेक्टेड है, ठीक है। आपको डायग्राम के माध्यम से हम इसको और अच्छे से अभी समझेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास और अगर हम हैं कि फॉर अ स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया clusters are replicated m times, then the total number of channels, ठीक है, m into t। जैसे अभी हमने एक क्लस्टर के बारे में चर्चा की कि एक क्लस्टर से एसोसिएटेड कितने डुप्लेक्स चैनल हैं और हर एक क्लस्टर में कितने जो है वो सेल्स हैं एसोसिएटेड, ठीक है। तो हम उससे क्या निकाल लिए कि हमारे पास हर सेल के एसोसिएटेड कितने डुप्लेक्स चैनल हैं। और हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास m नंबर ऑफ सेम क्लस्टर हों, ठीक है, तो टोटल सेल की जो कैपेसिटी होगी, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो डुप्लेक्स चैनल्स एसोसिएटेड होंगे उस पर्टिकुलर m क्लस्टर से, दैट इज m इंटू t। और t क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डुप्लेक्स चैनल, ठीक है। The choice of k determines distance between cells using the same frequencies। k से आपको ये भी आइडिया मिलता है कि हम फ्रीक्वेंसी जो रीयूज का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, जो दूसरा हमारा जो है वो सेल है किसी क्लस्टर में या एडजेसेंट क्लस्टर में, उससे पर्टिकुलर क्लस्टर सेल की डिस्टेंस कितनी है। और के को कैसे फाइंड करते हैं, के डिपेंड्स ऑन हाउ मच इंटरफेरेंस कैन बी टॉलरेटेड बाय मोबाइल स्टेशन। मोबाइल स्टेशन जितना हमारा अधिक से अधिक इंटरफेरेंस टॉलरेट कर पाएगा, ठीक है, उस पे हमारी के की वैल्यू डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेंगी कि अगर हमारा जो है वो सिस्टम ज्यादा से ज्यादा इंटरफेरेंस बियर करने की क्षमता रखता है तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी रीयूज हम अधिक से अधिक कर पाएंगे। हो सकता है बहुत दूर के सेल में ना यूज करके एडजेसेंट सेल्स में ही हम क्या करें, फ्रीक्वेंसी को पुनः से यूज कर पाए, ठीक है। तो कैसे के पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं, आइए ये सीखते हैं, ठीक है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी इस पे बेस्ड आपको मिलेंगे, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो या आप जो है इससे रिलेटेड कोई बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी रीयूज का जो कॉन्सेप्ट होता है क्या है, पहले उसको समझते हैं, फिर हम फ्रीक्वेंसी रीयूज का जो पैरामीटर के है उसको कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। So the concept of frequency reuse is based on assigning to each cell a group of radio channels used within the small geographical area, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रीयूज से क्या हमने देखा था कि हम किसी एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को, ठीक है, कितने नंबर ऑफ डिफरेंट सेल्स में को प्रोवाइड कर पाते हैं, ठीक है, असाइन कर पाते हैं, ठीक है। तो वही आपका फ्रीक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। Cells are assigned a group of channels that is completely different from the neighboring cells, ठीक है। तो इसमें जो हमारा फ्रीक्वेंसी रीयूज हम कर रहे होंगे तो हम जो एडजेसेंट सेल होती हैं वहां पर हम कोशिश करते हैं कि सेम फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम को हम ना प्रोवाइड करें, कुछ डिस्टेंस पे या दूसरे किसी क्लस्टर के हम सेल को सेम फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम को प्रोवाइड कर दें, ठीक है। द कवरेज एरिया ऑफ सेल्स इज कॉल्ड द फुटप्रिंट्स एंड इज limited by a boundary so that the same group of channels can be used in the cells that are far enough apart, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि हम कोशिश करते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज में कि इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए जो हमारी दो सेल्स हैं जो सेम फ्रीक्वेंसी को यूज कर रही हो वो आसपास एडजेसेंट ना अवेलेबल हो। नहीं तो जनरली आप देखा करते थे पहले जो है कि आप अगर किसी को कॉल करते हैं, अगर कॉल गलत नंबर पे किसी कनेक्ट हो गई और आप जैसे यूपी ईस्ट के एक छोटे से नेटवर्क से कॉल कर रहे हैं, ठीक है,
तो ऐसा नहीं होता था कि आपका यूपी वेस्ट से के में प्रेजेंट किसी नेटवर्क से आपकी कॉल लग जाए। होता जनरली था कि किसी और, जैसे पंजाब, चंडीगढ़, ऐसे साउथ इंडिया, ऐसे दूर दूर के सर्किल से आपकी कॉल रॉन्ग कनेक्ट होती थी। ठीक है, जो ज्यादा पॉसिबिलिटी होती थी। क्यों? क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम को हम फिर से कहीं यूज कर रहे होंगे, और जब भी दोनों फ्रीक्वेंसी के का मिसमैच हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि हो सकता है आपकी कॉल जो है वो गलत कनेक्ट हो गई हो। ठीक है, किसी दूसरे सर्किल के नेटवर्क से कनेक्ट हो गई हो। ठीक है, तो सेल्स विद द सेम नंबर हैव द सेम सेट ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो कि फ्रीक्वेंसी एलोकेशंस क्या होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 क्लस्टर, 5 डिफरेंट क्लस्टर्स लिया, जिसमें हर एक क्लस्टर में आपका 7 सेल हैं। ठीक है, और ईच सेल हैव द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, जिसको हमने F1 F2 F3 F4 F5 F6 एंड F7 के माध्यम से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ईच सेल इज जनरली 4 to 8 miles in diameter with the lower limit around the 2 miles। ठीक है, जनरली हमने सेल को जो है 4 to 8 माइल्स से डिफरेंट रखा, की डिस्टेंस पे रखा, जहां हम फ्रीक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, ताकि क्या हो, इंटरफियरेंस को क्या करें, कम से कम कर सकें। ठीक है, अब इसी में देखते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कि सेल क्लस्टर साइज अगर k इज इक्वल टू 7 है, तो फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर क्या होगा, 1/k होगा। इस 1/k होता है, तो इस तरह से हमारा फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर, अगर आपको k की वैल्यू दी हुई है, मतलब सेल क्लस्टर साइज दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी रीयूज फैक्टर आप लोग ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या होता है, 1/k होता है। और अगर t इज इक्वल टू 490, जो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, 490 क्या है यहाँ, टोटल चैनल, जो डुप्लेक्स चैनल की बात कर रहे थे, टोटल डुप्लेक्स चैनल इज गिवन हियर 490। तो n क्या है, t बाई के मींस कितने चैनल, कितने डुप्लेक्स चैनल पर सेल एसोसिएटेड है, दैट इज 70, विच इज फाउंड बाई t बाई के। t क्या था, टोटल डुप्लेक्स सेल, और k की वैल्यू क्या था आपका, क्लस्टर सेल क्लस्टर साइज। ठीक है, एक क्लस्टर में कितनी सेल हैं। ठीक है, मैंने बताया था ये 4 हो सकती हैं, 7 हो सकती हैं, 12 हो सकती हैं, 21 हो सकती हैं। ये नंबर बेसिकली आते कहां से हैं, अभी इसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, और यहीं पर जैसे m की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू 3 का मतलब क्या हुआ, जो 7 सेल्स को मिला के एक क्लस्टर बना था, ऐसे हम इस सिस्टम में 3 क्लस्टर अगर यूज कर रहे हैं, तो m इज रिप्रेजेंटेड बाई 3 एंड द सिस्टम कैपेसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई m इंटू t, मतलब 3 इंटू 490 इज इक्वल टू 1470 टोटल चैनल्स आर प्रेजेंट टू कम्युनिकेट विद ईच यूजर ऑफ दिस नेटवर्क। ठीक है, इतने हम चैनल्स होंगे जिसके द्वारा हम इतने यूजर को, इन चैनल को असाइन कर पाएंगे। अच्छा, नंबर ऑफ यूजर्स मतलब एक सेट सिस्टम पे कितने यूजर हैं, सब्सक्राइबर हैं उसके, ये डिफरेंट चीज हो गई। क्यों? क्योंकि हो सकता है 1 लाख यूजर हो एक किसी नेटवर्क में, और उस समय वो जो कॉल यूज कर रहे हो यूजर, वो 1470 ही हो। ठीक है, तो जो हमारी सिस्टम की कैपेसिटी है डिफरेंट थिंग, और नंबर ऑफ जो सब्सक्राइबर हैं दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, डिपेंड करता है समय कितने लोग उस कॉल को यूज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो किसी को। ठीक है, वो इफेक्टिव नंबर जो है हमारी सिस्टम की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं के क्या होता था आपका, क्लस्टर सेल क्लस्टर साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक हमारे पास फार्मूला होता है, फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ ग्रिड ऑफ हेक्सागन्स ओनली सर्टेन वैल्यूज ऑफ के आर पॉसिबल इफ रिप्लिकेटिंग क्लस्टर्स विदाउट गैप्स। अगर हम सेल को आपस में एडजॉइन करके एक क्लस्टर बनाते हैं, जैसा कि एक क्लस्टर इस डायग्राम में देखिए, एक सिंगल कलर का जो आपका रंग दिख रहा है, एक सेल्स दिख रही हैं, ये आपका एक क्लस्टर बना रही हैं, ये दूसरा क्लस्टर बना रही हैं, ये तीसरा। तो k की वैल्यू किसी एक क्लस्टर में कितनी नंबर ऑफ सेल्स हैं, जैसे लिए गए एग्जांपल में आपके पास 7 सेल को यूज करके एक आपका माइक्रो क्लस्टर बनाया गया। अब k की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, k इज इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस आई जे प्लस जे स्क्वायर।
वेयर आई एंड जे आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। अब होता क्या है, अगर हम के बारे में देखें तो के हमको आइडिया देता है कि एक क्लस्टर्स में कितनी नंबर ऑफ सेल इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और कैसे ही हम आइडिया लगा पाते हैं कि डिफरेंट डिस्टेंस पे जो आपका सेल प्रेजेंट होगा, जिसमें हम फिर से इस फ्रीक्वेंसी को रीयूज कर पाए, तो इसको कैलकुलेट करने का एक हमारे पास फार्मूला होता है कि k इज इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस आई जे प्लस जे स्क्वायर। अब आई और जे क्या होता है इसमें, जिस क्लस्टर पे हम अपना जो है वो हमारा बेस स्टेशन है, मान लीजिए इसको हमने अपना मेन सेल मान लिया, ठीक है। अब सेम फ्रीक्वेंसी दूसरे क्लस्टर में किस सेल पे प्रेजेंट होगी, अगर हम उसको कैलकुलेट करना चाहें तो होता क्या है कि ऑर्थोगोनल हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्थोगोनल डिस्टेंस क्या है, कितने जो है डायमीटर हम ट्रेवल किए। तो यहां पर एक डायमीटर यहां से यहां तक हो गया डी, दूसरी डायमीटर यहां से यहां तक हो गया, तो ये डी आई इज इक्वल टू 2 हो गया। और फिर अगर हम सीधे ना जाके हम इसको 60 डिग्री टर्न कर लें, ठीक है, लेफ्ट हैंड टर्निंग ले लिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड टर्न कर गए, और फिर जितनी डायमीटर हम आगे बढ़ेंगे दैट इज अ वैल्यू ऑफ जे, ठीक है। तो यहां से और यहां तक आने में एक डी, और यहां से यहां तक आने में सेकेंड डायमीटर, तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया, और j इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस हिसाब से इस फार्मूले में रखिए, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4 4 8, और 8 और प्लस 4 12, ठीक है। तो टोटल नंबर आप जो इसका क्लस्टर होगा, इस क्लस्टर में हमारे पास 12 सेल्स इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। तो 12 सेल एक क्लस्टर में होंगी। तो इस तरीके से हम ये जान पाते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर क्लस्टर में कितनी नंबर ऑफ सेल्स एसोसिएटेड हैं। इसी से हम ये भी पता कर सकते हैं कि जो हमारा डी डिस्टेंस है, ये जो डी आपको दिखा रहा है, ये वाला डी स्मॉल डी, ये बताएगा कि हम कितनी डिस्टेंस पे फर्दर सेम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को किसी दूसरे सेल में रीयूज कर सकते हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो अगर हम के बारे में कुछ और देखें तो के से हमें बेसिकली बहुत जानकारियां मिलती हैं कि in order to maximize capacity, co-channel cells are placed as far apart as possible for a given cluster size, ठीक है। अगर सिस्टम की हमें कैपेसिटी मैक्सिमाइज करनी हो कैपेसिटी, ठीक है, तो कुछ हमें को चैनल्स क्या होना चाहिए, फार अपार्ट होने चाहिए, दूर होने चाहिए। एंड द रिलेशनशिप अमंग द डिस्टेंस बिटवीन द को चैनल सेल्स इज डी, ठीक है। को चैनल सेल्स मतलब सेम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हो, एंड द क्लस्टर साइज के एंड द सेल रेडियस आर इज गिवन बाई, एक ये आपके पास रिलेशन होती है जिसके माध्यम से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस पे, ठीक है, को जिसको को चैनल डिस्टेंस बोल रहे हैं, ठीक है, कि द को चैनल डी कैसे एसोसिएटेड है वो क्लस्टर साइज के साथ। तो d बाई आर इज इक्वल टू √3 इंटू के होता है, ठीक है। यहां से आपको अगर वो सेल रेडियस दिया हो, k की वैल्यू d हो, तो आप d की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। और आपने सीखा कि कैसे हम लोग जो है किसी पर्टिकुलर क्लस्टर के में कैसे k की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फिर से एक बात देखिए कि i और j दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी होती हैं किसी क्लस्टर में। i को फाउंड करने के लिए हम इससे ऑर्थोगोनल, मतलब ये जो क्लस्टर का जो ये हमारा बाउंड्री है, इसके ऑर्थोगोनल हम चलें। अभी चाहे इस डायरेक्शन में चलें, चाहे इस डायरेक्शन में चलें, जिस भी डायरेक्शन में हम मूव करेंगे, इस हमारी जो ये हमारी भुजा है इसके ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर मूव करेंगे। और जितनी डी डिस्टेंस, डी मतलब जितनी डायमीटर हम इस सेल की जो है वो कवर करेंगे, वो वैल्यू हो जाएगी आई की। और फिर हम क्या करें, 90 डिग्री टर्न, सॉरी 60 डिग्री टर्न ले लें, ठीक है, किधर, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब समझ रहे हैं, इस डायरेक्शन में, ठीक है।
तो हम एंटी क्लॉकवाइज इससे टर्न ले लें 60 डिग्री, और फिर हम जितनी डायमीटर मूव करेंगे ये वैल्यू क्या होती है, जे की वैल्यू होती है। और आई और जे की वैल्यू अगर किसी क्लस्टर में आपको पता है तो वहां से आप के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। के क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी एक क्लस्टर में कितनी नंबर ऑफ सेल्स एसोसिएटेड हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है आपके पास जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी रीयूज कर रहे हैं तो वो हमारा नेक्स्ट सेल कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, जो मैंने आपको एक फार्मूला बताया, ठीक है, कि डी बाई आर इज इक्वल टू √3 के। ठीक है, तो के आप किसी स्ट्रक्चर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सीखते हैं हैंड ऑफ का कॉन्सेप्ट। हैंड ऑफ बेसिकली मैंने बताया था आपको कि जब हमारा मोबाइल यूजर एक किसी सेल से दूसरे सेल में, ठीक है, एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन के नेटवर्क में मूव करता है तो कैसे कॉल के दौरान जो है हैंड ऑफ की प्रक्रिया होती थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है हैंड ऑफ स्ट्रेटजीज। When a mobile moves from one cell to the next during a call, the MSC automatically transfers the call to a new channel belonging to the next cell. This operation is called hand off. ठीक है, जब भी हमारा यूजर एक सेल से दूसरे सेल में ड्यूरिंग द, जब कॉल चल रही हो, ठीक है, मूव करता है, तो क्या हुआ, एक बेस स्टेशन के नेटवर्क से वो दूसरे बेस स्टेशन के नेटवर्क में मूव करेगा और ऑटोमेटिकली जो सारा कनेक्शन होगा अब पहले बेस स्टेशन से ना होके दूसरे पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम हैंड ऑफ बोलते हैं। एंड हैंड ऑफ इज सिमिलर टू एन इनिशियल कॉल रिक्वेस्ट। ठीक है, and the handoff has the priority over a new call to avoid call cutoff in the mid conversation। ठीक है, अगर हमारा नेटवर्क कंजेशन में है तो जो पहले से कॉल चल रही होगी उसको हम, जैसे मान लीजिए हम किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क में बात कर रहे हैं और हम दूसरे नेटवर्क में मूव करें और दूसरे नेटवर्क में जो दूसरा व्यक्ति प्रेजेंट है अगर वो भी अपनी कॉल प्लेस करता है और उसी समय हमने क्या हुआ, हम भी उस नेटवर्क में इंटर कर गए, तो सिस्टम क्या करेगा, मुझे प्रियोरिटी देगा। क्यों प्रियोरिटी देगा, क्योंकि मेरी कॉल पहले से चल रही है, तो जो पीरियर कॉल है उसको एडवांटेज मिलेगा और उसकी कॉल पहले कनेक्ट की जाएगी और दूसरे सिस्टम की कॉल को जो है क्या, नेटवर्क कंजेशन का मैसेज सेंड कर दिया जाएगा कि अभी नेटवर्क बिजी है, आप थोड़ी देर बाद बात करिए। ठीक है, इन रियलिटी अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल चैनल्स कैन बी रिजर्व फॉर द हैंड ऑफ रिक्वेस्ट। ठीक है, ऐसा ना हो कि सिस्टम को बार बार मैसेज ये जाए कि चैनल बिजी है, चैनल बिजी। क्यों, क्योंकि किसी सर्विस प्रोवाइडर का जो ये फीडबैक है वो बैड फीडबैक माना जाता है कि जब भी आप कॉल कर रहे हो आपका नेटवर्क बेस बताता है। इससे क्या होगा, यूजर होंगे एक मोबाइल से नेटवर्क से दूसरे में शिफ्ट होने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो हम करते क्या है कि हैंड ऑफ की प्रक्रिया भी हम जानते हैं साइमल्टेनियसली हो रही होगी, यूजर एक सेल से दूसरे सेल में भी मूव करेंगे, तो हम कुछ सेल को रिजर्व कर लेते हैं हैंड ऑफ की प्रक्रिया के लिए और जो रिमेनिंग सेल्स होती हैं उनको हम ओपन कर देते हैं कि उस पर्टिकुलर सेल में जो पहले से यूजर्स प्रेजेंट हैं उसके थ्रू अपनी कॉल को जो है सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं। बट हैंड्स ऑफ के लिए जो हमारे पास रिजर्व चैनल हैं हम उनका इस्तेमाल करते हैं जब हम पहले से किसी कॉल कर रहे हो व्यक्ति को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में उसका मूवमेंट हो रहा हो। ठीक है, द हैंड ऑफ मस्ट बी सक्सेसफुल एज infrequent as possible and unnoticeable to the user. The minimum acceptable label is established for the received signal to maintain the call. The handoff threshold is slightly above the that level. और वो मार्जिन कितना होना चाहिए, देखिए जो हमारा सिस्टम है वो किसी एक थ्रेशोल्ड के थ्रू क्या है, बेस स्टेशन से जुड़ा है। अगर हमारा सिग्नल उस थ्रेशोल्ड के नीचे हो गया तो कॉल हमारी क्या होगी, कट जाएगी। ठीक है, तो है जो हैंड्स ऑफ के लिए एक जो है वो हमारा जो है थ्रेशोल्ड होगा और एक जो है मिनिमम हमारा जो मोबाइल की कनेक्टिविटी होगी उसके लिए थ्रेशोल्ड होगा। ठीक है, हैंड ऑफ की प्रक्रिया कराने के लिए एक मिनिमम थ्रेशोल्ड पावर जिसको हम पी हैंड ऑफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर पावर हमारी उससे कम हो जाती है तो क्या होगा, कॉल ट्रांसफर कर दी जाएगी। और पी मिनिमम क्या है, हम जो अपने मूल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, ठीक है,
ठीक है, उसकी पावर होती है, अगर वो पी मिनिमम हमारा एक मिनिमम थ्रेशोल्ड से कम हो जाएगा तो जिस हम बेस स्टेशन से पहले जुड़े थे उससे हम क्या हो जाएंगे, कट के दूसरे में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो पावर हैंड ऑफ के लिए जो हमारा थ्रेशोल्ड लेवल है उसको हम ऊपर रखते हैं एज कंपेयर टू द जो हमारा मिनिमम जो नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए पावर का थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है, और इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, इसी को हम जो है इसके मार्जिन के नाम से जानते हैं कि मार्जिन जितना ज्यादा होगा उतना फास्ट हमारा जो है वो हैंड्स ऑफ की प्रक्रिया गवर्न करेगी। ठीक है, क्योंकि जब हमारा पावर हैंड ऑफ का जो थ्रेशोल्ड लेवल है ज्यादा होगा तो जैसे मिनिमम थ्रेशोल्ड पे वैल्यू आएगी हमारा कॉल क्या होगी, एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन को ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो ये डायग्राम के माध्यम से आप देखते हैं कि लेवल ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस नेटवर्क में आप पहले जुड़े थे उसका जो है वो लेवल क्या है पावर का। ठीक है, फिर यहीं पे क्या है, लेवल बी क्या है कि जिसको हम कॉल ट्रांसमिट कर रहे हैं उसका लेवल है। ठीक है, और जो हैंड ऑफ का थ्रेशोल्ड है वो इस मिनिमम जो नेक्स्ट हमारा सेलुलर सेल है उसके पावर से क्या होगा, ज्यादा रखते हैं, ताकि जब भी हम एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसमिट हो रहे हो, अगर हमारा हैंड ऑफ का जो कट ऑफ लेवल है, थ्रेशोल्ड है, अधिक है, तो कॉल जो है एक से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाएगी और कॉल क्या होगा, आपकी कटेगी नहीं। जब भी हम बेस स्टेशन 1 से बेस स्टेशन 2 में मूव हो रहे होंगे, हैंड ऑफ की प्रक्रिया पहले हो जाएगी और कॉल आपकी जो कटने का चांसेस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम हैंड्स ऑफ की प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं। और यहीं पे हम थोड़ा और अगर इसके बारे में समझें तो बेसिकली जो भी हमारा मोबाइल सिस्टम होता है वो सिस्टम जो है बेस स्टेशन से वो एक लिंक के थ्रू कनेक्टेड होता है। जो हमारा मोबाइल से बेस स्टेशन को नेटवर्क होता है इसको हम अपलिंक बोलते हैं, और जो बेस स्टेशन से मोबाइल की तरफ जो है नेटवर्क क्रिएट होता है उसको हम डाउनलिंक बोलते हैं। और दिए गए डायग्राम से आप समझ पाएंगे कि कैसे हमारी कॉल जो है वो हैंड ओवर हो रही है। ठीक है, ये इस दिए गए नेटवर्क में आप देख रहे हैं कि हमारा मोबाइल वो फर्स्ट जो है बेस स्टेशन से कनेक्टेड है, और आपस में आप देख रहे हो ये वाला जो एरिया है ये क्या है, ओवरलैप्ड है। ठीक है, ये इस जगह पे आपका फर्स्ट बेस स्टेशन का भी नेटवर्क पाया जा रहा है और सेकेंड बेस स्टेशन का भी नेटवर्क पाया जा रहा है। तो ये आपका एक ट्रांजिशन एरिया है, जब हमारा कॉल ट्रांसफर हो रहा होगा तो हम इसी फर्स्ट नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसमिट होंगे, और कब आपका कॉल ट्रांसफर होगा हम उसको समझते हैं। ठीक है, ये है। अब ये जैसे हमारा नेटवर्क जो है वो हमारा मोबाइल सिस्टम जो है, इस नेटवर्क का जो हमारा ये ट्रांजिशन लेवल था इस रीजन में प्रेजेंट है, तो हमने अगर हैंड ऑफ का जो थ्रेशोल्ड लेवल हाई रखा था तो हमारा जो मोबाइल सिस्टम होगा वो बेस स्टेशन 1 से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और बेस स्टेशन से 2 से जो है कनेक्ट हो जाएगा, और इस तरीके से हम पुनः हमारा क्या होगा, सक्सेसफुली जो है वो कॉल ट्रांसफर हो जाएगा और हैंड ऑफ की प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट को जनरली डाउट भी होता है कि एक रीजन से हम दूसरे रीजन में जाते हैं तो कैसे ट्रांसफर होती है कॉल और उसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो आशा करता हूं आज आप लोगों को समझ में आया होगा। If the margin is too large, there are too frequent and unnecessary hands-off which burden the MSCs. If the margin is too small, there may not enough time to complete the handoff, particularly when the mobile moved fast. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी थ्रेशोल्ड को हाई रखते हैं ताकि हमारा कॉल डिस्कनेक्ट होने से पहले हमारा हैंड ऑफ की प्रक्रिया संपन्न हो जाए और कॉल हमारी लैग न होने पाए। ठीक है, द टाइम a mobile is spent in a cell without handoff is called dwell time. ठीक है, for high speed mobiles, large umbrella cells with wide range are used. For low speed mobile, microcells with small coverage area are used. The speed is estimated by the BS2 or MSC फ्रॉम द एवरेज सिग्नल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जब भी हमारा सिस्टम क्या है, एक सिस्टम से दूसरे में मूव हो रहा होगा, हो सकता है बहुत हाई स्पीड से अगर मूव हुआ हो तो हमारी क्या हो, कॉल ट्रांसफर ना हो पाई हो, और जितने समय के लिए हमारा मोबाइल सिस्टम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में मूव किया हो
और हैंड ऑफ की प्रक्रिया संपन्न न हो पाई हो तो उस टाइम को हम ड्वेल टाइम के नाम से जानते हैं। और हमारा कोशिश होता है कि हम ये जो टाइम हो वो कम से कम हो, और कम से कम करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, जो हमारा थ्रेशोल्ड लेवल होता है पी हैंड्स ऑफ का, उसको हम हाई रखते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कैसे हैंड्स ऑफ की प्रक्रिया होती है, कैसे हमारा क्लस्टर डिजाइन होता है, उसमें जो क्लस्टर की सेल कैपेसिटी होती है वो कैसे डिसाइड होती है, के की वैल्यू कैसे आई और जे पे डिपेंड करती है, उनका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग इंटरफियरेंस एंड सिस्टम कैपेसिटी वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं इस मोबाइल या सेलुलर सिस्टम से रिगार्डिंग। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे के लेक्चर में हम और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।